हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन में। आप सभी को पता होगा हम यहाँ पे डेली मॉर्निंग में 9 AM एसएससी सीजीएल के टायर 1 के सेशन को हम आपके साथ शेयर करते हैं और डेली बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर का एक सेट डिस्कस करते हैं। और आज जिस सेट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा 26 जुलाई का दूसरा शिफ्ट, 26 जुलाई का दूसरा शिफ्ट जिसे आज डिस्कस किया जाएगा। और इस सेकंड शिफ्ट के दूसरे शिफ्ट के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। बेसिकली आपको पता होगा आपका जो सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें एक पार्ट होता है आपका जनरल अवेयरनेस, और ये जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस पे डिपेंड होता है। उन्हीं 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आपके साथ रखेंगे कि भाई क्या है उन क्वेश्चंस के आंसर, कैसे आप उन्हें टैकल कर सकते हैं, और दोबारा उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे आप उनका आंसर करेंगे, या फिर यही क्वेश्चंस जब दोबारा पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोबारा पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी हैं यहाँ जिन्हें हम स्किप कर सकते हैं। तो वह क्वेश्चन जिन्हें हम स्किप कर सकते हैं वो भी मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँगा। वो क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। आप इस सेशन को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वो जो एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन और आपसे पहला ही क्वेश्चन जो है वो क्रिकेट से संबंधित पूछा गया है। क्रिकेट से संबंधित पूछा गया है। और यदि हम बात करें क्रिकेट की तो आपसे पूछा गया है आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 का विजेता कौन था। T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन था। यहाँ जो फाइनल मैच कराया गया, फाइनल मैच बेसिकली ये जो फाइनल मैच है ये किन दो टीमों के बीच रहा, ये न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे विनर टीम रही जिन्होंने 8 विकेट्स से इस मैच को बड़ी ही आसानी से जीत लिया। 8 विकेट से बड़ी ही आसानी से इस मैच को जीत लिया और विनर टीम कौन रही, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस T20 विश्व कप को अपने नाम किया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब देखेंगे हम हमारे दूसरे क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को। भाई ये जो दूसरा क्वेश्चन है समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या पूछा है आपसे, हिंदुस्तानी गायक पंडित M वेंकटेश्वर कुमार 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। यदि हम बात करें पंडित M वेंकटेश्वर की, पंडित M वेंकटेश्वर वेंकटेश, तो ये जो पंडित M वेंकटेश हैं इनकी अगर हम बात करें तो पंडित M वेंकटेश बेसिकली यहाँ पे आप समझना हिंदुस्तानी गायक पंडित M वेंकटेश हैं जो कि जिन्हें 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें बेसिकली कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। किस सम्मान से, कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो हम कालिदास सम्मान की बात करेंगे और बेसिकली ये जो कालिदास सम्मान है इससे सम्मानित किया गया पंडित M वेंकटेश्वर को 2022 में इसे यह सम्मान दिया गया था। कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। पहली बार इस सम्मान की शुरुआत 1980 में की गई थी। फर्स्ट टाइम कालिदास सम्मान 1980 में दिया गया था। और यदि हम बात करें 1980 में जब इस सम्मान को दिया गया था बेसिकली, और किस राज्य के द्वारा, तो MP यानी मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा इस प्रोग्राम को किया जाता है। फिलहाल आपको पता ही है इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। भाई ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है इसे समझना। निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में शरीर या फिर सिर वक्ष और उदर में विभाजित होता है।
निम्न में से किस जंतु संघ में, यदि हम बात करें तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, ऑर्थोफोडा। ऑर्थोफोडा जिसकी बात की जाए तो ये सबसे बड़ा जंतु संघ है। इसकी बात की जाए तो आप ध्यान रखना यह सबसे बड़ा जंतु संघ है। सबसे बड़े जंतु संघ को हम यहाँ पे इसे डिफाइन करते हैं और जिसे ऑर्थोफोडा के नाम से जाना जाता है। ऑर्थोफोडा के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन को, चौथे क्वेश्चन को। इस चौथे क्वेश्चन में हम समझ सकते हैं 4 वेद, हमारे वेदों में 4 वेदों की बात की गई है, जिनमें से बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना, जादू मंत्र, तंत्र मंत्र की विद्या जो चौथा वेद है उसमें किया गया है, जिसे अथर्व वेद के नाम से जाना जाता है, जिसे हम अथर्व वेद कहते हैं। बेसिकली यदि हम बात करें सबसे पुराना और सबसे पहला वेद जिसे ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है, ये सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है जिसे ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। दूसरा जिसे हम यजुर्वेद के नाम से जानते हैं, जिसे में यज्ञ विधि डिफाइन की गई है, इसमें गायत्री मंत्र वगैरह डिफाइन किए गए हैं, ध्यान रखना। और बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। इस 5वें क्वेश्चन को आप रीड करें और बताएं इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। 5वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, भोरताल नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर बताओ। भोरताल डांस फॉर्म की बात करें, ये कहाँ से संबंधित है। भोरताल बेसिकली असम से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है। और यदि हम असम राज्य की बात करें तो असम राज्य में यहाँ का ये एक फेमस डांस फॉर्म है असम का, जिसे क्या नाम दिया गया, भोरताल। भोरताल। इसके अलावा असम की बात करें तो इसका जो फेमस क्लासिकल डांस है ये क्या है, सात्रिया। सात्रिया, सात्रिया जो यहाँ का सबसे फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है, जिसके लिए असम फेमस है। तो ये क्वेश्चन, ये फैक्ट भी आपको याद रहना चाहिए, असम जहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, जिसे हम छठे क्वेश्चन के नाम से डिफाइन करते हैं। और ये छठा क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, इसे भी समझते हैं। भाई छठे क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना कार्यारंभ किस वर्ष किया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह है किस वर्ष इसका आयोजन किया गया था। तो आप ध्यान रखना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके आयोजन की बात करें तो यह बेसिकली कब किया गया था। तो आप ध्यान रखना 1995 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जबकि कहाँ, तो न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आपको नोट करके रखने हैं, जिन्हें आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप फटाफट से इसे याद रख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है और वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1995। मैं क्वेश्चंस के आंसर इधर लिख देता हूं तो आप इधर से भी इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई। पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। फर्स्ट फीमेल गवर्नर, फीमेल गवर्नर। यह किस राज्य की बनाई गई, उत्तर प्रदेश राज्य की बनाई गई। और इनका नाम क्या था, सरोजिनी नायडू। इनका नाम क्या था, सरोजिनी नायडू। और ये जो सरोजिनी नायडू है, इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। ये किस राज्य से संबंधित थी, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थी। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थी। भारत की पहली फीमेल गवर्नर जिनका नाम था सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की यह गवर्नर बनाई गई। और यदि हम बात करें तो ये पहली महिला गवर्नर भी थी।
इसके पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता भी कर चुकी थी। 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे, 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पे आपसे पूछा गया है, इन विच मेथड ऑफ कुकिंग इज फूड हीटेड slowly over source of heat and cooked by high heat and air convection depending on the position of the food in relation to the fire। खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च तापमान और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है। एक ऐसी विधि जहां पे इसमें धीरे धीरे इसे रोल करके पकाया जाता है, बट आग की बात करें तो बहुत ज़्यादा आग होती है। इसे क्या बोला जाएगा? स्टीविंग या फिर ब्रेंजिंग या फिर पोचिंग। इसे क्या बोला जाता है भाई? स्पिट रोस्टिंग। स्पिट रोस्टिंग, जो रोस्ट करके पकाते हैं खाने को। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। ये जो 9वां क्वेश्चन है इसमें समझते हैं क्या पूछा गया हमसे। स्थानीय चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक प्रभावी होता है? वो कौन सा तत्व है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है? किस लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईली इफेक्टिव फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। यदि आपको एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो इसके लिए वो कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जिसे हम स्टील या फिर कोबाल्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्टील कोबाल्ट के नाम से जानते हैं, स्टील कोबाल्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें 35% कोबाल्ट होता है, 35% कोबाल्ट होता है। तब जाके यहाँ पे ध्यान रखना, ये किसका रूप लेता है? चुंबक का रूप लेता है, चुंबक का रूप लेता है। फिलहाल यदि हम बात करें, इसका आंसर आप सबके सामने है, ठीक है, कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। और इस 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। मैच करना है आपको, और यहाँ पे क्या मैच करना है ये समझाया गया है। उस विकल्प की पहचान कीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर को अवरोही क्रम में स्थापित कीजिए। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंज द फॉलोइंग स्टेट लिटरेसी रेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेंसस। डिसेंडिंग ऑर्डर, या जिसे हम बोलेंगे घटते क्रम में। तो सबसे पहले यदि हम देखें, सबसे हाई लिटरेसी रेट कहाँ की है? केरल की। फिर दूसरे नंबर पे हिमाचल की, और सबसे कम कहाँ की है? हरियाणा की। तो यदि हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी 10वें का आंसर होगा ए, 10th का आंसर होगा ए, 10वें का आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 11वें क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड एंटोनी लेवोशर publish the methods of chemical nomenclature which include the rule of naming chemical compound that are still in use today। एंटोनी लावोजियर ने किस वर्ष रासायनिक नामकरण के तरीके प्रकाशित किए जिसमें उन रासायनिक यौगिकों के नामकरण के नियम शामिल थे जो आज भी उपयोग में हैं, आज भी उपयोग में हैं, प्रयोग में हैं। तो बेसिकली वो कब किए? 1987 में। 1987 में एंटोनी लावोजियर ने रासायनिक नामकरण के तरीके को अपनाया बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। इस 12वें क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ क्या पूछा गया आपसे? काल बैसाखी समय आने वाला, ध्यान रखना, काल बैसाखी डैश में शाम के समय आने वाला एक भयानक तूफान है, और इसका इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिला? कहाँ पे देखने को मिला? कहाँ पे देखने को मिला? बंगाल में देखने को मिला था, और असम के कुछ पोर्शंस में देखने को मिला था। बंगाल जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला इसकी वजह से। नॉर्थ वेस्टर्न आर डियडेड इवनिंग थंडर स्टॉर्म सीइंग इन बंगाल एंड असम वाला पोर्शंस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन को, और वो है 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। यहां पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान-ए-इंसा
दीवाने इंसा विभाग का प्रमुख था। दीवाने इंसा विभाग का प्रमुख कौन था? तो उसका नाम था दबीर खास। दबीर खास कौन था? दबीर खास। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दिल्ली सल्तनत के अंडर। 14 क्वेश्चन देखेंगे, 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। इस 14वें क्वेश्चन में समझते हैं क्या पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया संविधिक चल निधि अनुपात के तहत वाणिज्यिक बैंकों का अपनी डैश का एक अंश अर्थ सुलभ या तरल अस्थियों के रूप में रखना आवश्यक है। दैट मीन्स आपसे पूछा गया है अंडर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अंडर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कमर्शियल बैंक are required to keep a functions of dash in form of liquid assets। आपसे पूछा गया संविधिक चल निधि अनुपात, संविधिक चल निधि अनुपात के तहत यहाँ पे जो वाणिज्य बैंक हैं अपनी डैश का एक अंश अर्ध सुलभ तरल अस्थियों के रूप में रखना। भाई सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा गया SLR क्या होता है, तो ये समझना, सबसे पहले आप ये समझना। जब भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने जब हम SLR की बात करते हैं इसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोला जाता है। ये होता क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात या जिसे संविधिक चल निधि अनुपात के नाम से जाना गया है। और ये क्या चीज़ है इसे समझना। ये जो RBI है, ये जो RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये आदेश देता है सभी बैंकों को कि आप अपनी टोटल कैपिटल का एक सर्टेन परसेंटेज जो अभी फ़िलहाल फिक्स किया गया है वो है 18%। ये पैसा सभी बैंक अपने खुद के पास रखेंगे। ये पैसा सभी बैंक अपने खुद के पास रिजर्व के फॉर्मेट में रखेंगे। और इसे रिजर्व रखने का तरीका क्या होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अलावा कैश एंड गोल्ड, ये वो 3 तरीके हैं जिससे आप अपने पास एक सर्टेन राशि, एक अमाउंट अपने पास रिजर्व रखेंगे जो भविष्य में आपके काम आएगा। हम ऑप्शंस को देखते हैं। सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, टोटल डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट। भाई जो टोटल डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट होता है ना, उसी का एक सर्टेन हिस्सा 18% ऑफ टोटल कैपिटल। और किसी भी बैंक की टोटल कैपिटल क्या होती है तो आप समझना, किसी भी बैंक की टोटल कैपिटल क्या होती है, टोटल डिमांड क्या होती है, तो आप ध्यान रखना डिमांड, टोटल डिमांड लायबिलिटी, टोटल डिमांड प्लस टोटल टर्म डिपॉजिट प्लस टर्म डिपॉजिट। ओके, तो इस प्रकार से टोटल कैपिटल है। और ये जो टोटल कैपिटल है ये बेसिकली 2 प्रकार से विभाजित होती है, बनती है। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? जब हम डिमांड और टर्म डिपॉजिट दोनों को जोड़ते हैं तो उसे हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ये था 14 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन का आंसर आप सबके सामने है और वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 15 क्वेश्चन। Who founded the Tattvabodhi Sabha that was set up to explore spiritual truth? आध्यात्मिक सत्य की खोज करने के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? दयानंद सरस्वती, जिनका कोई मतलब नहीं है इसमें, राजा राम मोहन राय का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मो समाज, जबकि इसका आंसर क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा का आयोजन किया, आध्यात्मिक सभाओं का आयोजन किया और इसके लिए इस सभा को बनाया गया। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया इसे समझना। यहां पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृतकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्लासिकल डांसर्स इज रिलेटेड टू कथक?
कथक से संबंधित है। तो सबसे पहले आपके सामने अलार्मल वैली, ये अभी समझाया था। ये अलार्मल वैली ये किससे संबंधित है? अलार्मल वैली ये भरतनाट्यम और ओडिसी डांस फॉर्म से संबंधित है। और कुमुख मोती या सोनल मानसिंह किरण ये भी इनसे संबंधित नहीं है। जबकि सितारा देवी ये किससे संबंधित हैं? यह कथक से संबंधित हैं। इसके अलावा शोभा नायडू भी और स्वप्रसन्न सुंदरी। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो आप ध्यान रखना, सितारा देवी, शोभा नायडू और स्वप्रसन्न सुंदरी, या जिसे हम अगर बात करें उर्मिला नागर, ये वो तीन हैं जो कि कथक डांस फॉर्म से संबंधित हैं। यदि हम कथक की बात करें तो भारत में जो कथक घराना है ये नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि कथक नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस फॉर्म है, जिसके दो घराने जो है वो आपको यूपी में मिलेंगे, लखनऊ और बनारस के नाम से। यही वो कारण है जिसकी वजह से इसे हम उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म भी डिफाइन कर देते हैं। जबकि इसके अलावा इसका एक घराना जयपुर में भी उपलब्ध है। कथक घराने से संबंधित 3 घराने फेमस हैं, जो कि आपके कहाँ पे उपस्थित हैं? जयपुर, बनारस और लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17वां क्वेश्चन। भाई ये जो 17वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे दीपिका पालिकल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द स्पोर्ट? दीपिका पालिकल किससे संबंधित हैं? शतरंज से, बिलियर्ड से या क्रिकेट से? ये संबंधित है स्क्वैश क्या होता है ये बताना है आपको। स्क्वैश होता क्या है? स्क्वैश बेसिकली ये इस प्रकार का एक रूम होता है और उस रूम में यहाँ से जो पर्सन्स हैं वो खेल रहे होते हैं ना, इस रैकेट से इसको खेलते हैं। यह एक ऐसा स्पोर्ट है जो रैकेट और बॉल से खेला जाता है, जिसको दीवार पर मारकर खेलते हैं। हम दीवार पर मारकर खेलते हैं, जिसे स्क्वैश के नाम से जाना जाता है, जिसे स्क्वैश बोलते हैं। तो बेसिकली ये रैकेट एंड बॉल स्पोर्ट से संबंधित है। रैकेट एंड बॉल स्पोर्ट है ये, रैकेट एंड बॉल का स्पोर्ट है, ठीक है। रैकेट एंड बॉल स्पोर्ट्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17 का स्क्वैश। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 23, आर्टिकल नंबर 23। ये बेसिकली भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डिफाइन किया गया है। और इस 12 से 35 आर्टिकल में हम जो डिफाइन करते हैं वो किसके बारे में डिफाइन करते हैं? फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बारे में डिफाइन करते हैं। और इनमें आर्टिकल 23 जो आपको डिफाइन करता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। तो बेसिकली किसी के साथ कोई शोषण नहीं किया जा सकता, जाति के बिहाफ पे, उसके रंग भेद के बिहाफ पे। असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? बेसिकली बिहू वहाँ का फेमस डांस फॉर्म है, वहाँ का फोक डांस है। और यह बेसिकली ऐसे 3 उत्सव में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, बिहू डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। यदि हम उनकी बात करें तो वो क्या होता है, तो ध्यान रखना, एक जिसे रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है, एक जिसे रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है, एक जिसे हम रंगोली बिहू के नाम से जानते हैं, और दूसरा जिसे कंगोली बिहू के नाम से, और कंगोली बिहू के नाम से। जबकि एक और है जिसे हम भोगोली, या फिर ध्यान रखना क्या बोलते हैं, भोगाली बिहू के नाम से। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक वर्ष में 3 बार इस बिहू प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। तीनों बार इसे अलग अलग जगह पर या फिर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। असम का फेमस डांस फॉर्म है जिसे हम बिहू के नाम से डिफाइन करते हैं। किसके? तो बिहू के नाम से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस बिहू को जो परफॉर्म किया जाता है, बिहू जो वहाँ का फोक डांस है,
वो जो परफॉर्म किया जाता है बेसिकली इन 3 तरीके से, एक रंगोली बिहू, दूसरा कंगोली और तीसरा भोगोली बिहू के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से हम बिहू के उत्सव को वर्ष में कितनी बार सेलिब्रेट करते हैं, तो 3 बार सेलिब्रेट करते हैं। 3 टाइम्स हम इसको सेलिब्रेट करने का कार्य करते हैं, ध्यान रखना 3 बार हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 के बाद 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आकार सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार महासागरों का सही क्रम बनाना है हमें। सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर जाना है हमें। तो सबसे बड़ा जो महासागर है उसे हम पैसिफिक महासागर के नाम से जानते हैं। सबसे जो बड़ा महासागर है उसे हम पैसिफिक महासागर के नाम से जानते हैं। और दूसरा इसके बाद जो है वो है अटलांटिक महासागर। पहला जिसे पैसिफिक महासागर, इसके बाद जिसे हम बोलेंगे वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ध्यान रखना, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और उसके बाद अटलांटिक, अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्रमानुगत इसे यहाँ पे लिखें तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले पैसिफिक ओशन, देन उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भाई अटलांटिक, और तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो वो क्या आएगा भाई, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। एंड देन चौथे नंबर पे जो आता है उसे हम क्या नाम देंगे भाई, अटलांटिक। इस तरीके से सीरीज वाइज हमने इसे डिफाइन किया। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे हम, और वो है हमारा 21वां क्वेश्चन नंबर। इस 21 क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस 21 क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसे समझते हैं। 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, जिसे विवेकानंद जयंती के रूप में मनाया जाता है, और यदि हम बात करें भारत सरकार ने देश के 82 सर्वश्रेष्ठ को पुरस्कार दिया था। वो कौन सा पुरस्कार दिया था, 82 सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमी को, ठीक है। सबसे पहले आप समझना 12 जनवरी, और इसी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे, यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष भी सेलिब्रेट किया गया। यह क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर में इस डे को डेडिकेट किया गया है। और इसी दिन हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये नेशनल, अगर हम बात करें किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। विदेश में सनातनी धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले इस सभा में ये जो विवेकानंद जी हैं ये गए थे। सबसे कम उम्र में बेसिकली ये फेमस हुए और इनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से हम इनके जन्मदिन के अवसर को नेशनल युवा डे के रूप में, राष्ट्रीय युवा डे के रूप में या नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन यदि हम बात करें 2023 में कितने, तो 82 सर्वश्रेष्ठ एग्री पर्सन या कृषि उद्यमी को यहाँ पे अवार्ड दिया गया था, सम्मान दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन। इस 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 22nd क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए कृषि सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से किस संस्था ने स्थापना की 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, किसानों की ऋण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नाबार्ड, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, नाबार्ड की स्थापना की थी। और नाबार्ड की बात करें तो ध्यान रखना 1982 में, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई, इसे स्टैब्लिश किया गया।
और यह किसके लिए, तो इसकी फुल फॉर्म क्या बताई गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बैंक स्टैब्लिश किया गया। बेसिकली हमारे इंडिया में रूरल क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए इस बैंक को बनाया गया। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रूरल एरिया के बैंकों के ऊपर कंट्रोल रखती है। ये था 22वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 23rd क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, और इस 23वें क्वेश्चन में समझेंगे क्या पूछा गया है। यहां आपसे पूछा गया नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की शीर्षक से लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ सामुदायिक नेतृत्व वाला एक महीने का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इन नवंबर 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स। भाई देखो ये करंट से रिलेटेड है, बेसिकली ये क्वेश्चंस दोबारा पूछे जाने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, बट फिर भी आप ये समझ लो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इस स्कीम, इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये था आपका 23वां क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और वो है हमारा 24वां क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन। ये जो 24वां क्वेश्चन है ये पूछता है आपसे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी, और ये किस एक्ट, किस अधिनियम के तहत की गई थी, ध्यान रखना। यदि हम बात करें तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बनाया गया था, 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये किया गया, और इसी के तहत यहाँ पे इसे डिफाइन किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और ये है 25th यानी 25वां क्वेश्चन। भाई यदि हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा डेली बेसिस पे 9 बजे 9 AM पे हमारा सेशन चलता है, जिसमें हम SSC CGL के PYQ सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। और फिलहाल ये जो सेशन है हमारा 2023 के पूछे गए SSC CGL के टायर 1 में उन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और जब आप किसी भी एग्जाम को फेस करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपने इस सेशन को अटेंड किया है। अगर आप अभी जो CPO का एग्जाम कराया गया था हम उसके भी एनालाइज कर रहे हैं, CPO का सेशन भी एनालाइज कर रहे हैं, और ध्यान रखना वो 2 बजे एवरी डे 2 बजे अगर हम बात करें CPO के सेशन को एनालाइज कर रहे हैं। ये जो 3, 4 और 5 अक्टूबर में आपके पेपर हुए थे उसी को वहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो बेसिकली जब हम उन पेपर को देख रहे हैं तो उससे हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। तो उस CPO के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो SSC CGL में हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं ना, PYQ, उसमें पूछा जा रहा है। तो आप पढ़ें इस 25वें क्वेश्चन को और बताएं क्या है इसका आंसर। यहाँ क्या पूछा गया है आपसे, 7 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराजा नागपुर विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस समापन हुआ, और यह निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर CV रमन बर्थ सेंचुरी अवार्ड से जीता। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस कंक्लूड एट द राष्ट्रीय तुकडोजी महाराज Nagpur University on the 7th January 2023 who among the following won the Dr. CV Raman Birth Century Award। तो ये किसके द्वारा किसे मिला, प्रोफेसर SR निर्वाण, प्रोफेसर NSR निर्वाण। एक्चुअली ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चंस है, तो आप ध्यान रखना ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है ना इनके दोबारा पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। जब भी हम प्रीवियस ईयर सेशंस को आपके साथ शेयर करते हैं तो उनमें उन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सेशन था हमारा आज का, जिसमें हमने हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 डिस्कस कर लिए, और इसके बाद जो हमारा सेशन चलेगा उसमें हम
26 जनवरी के तीसरे शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। तीसरे शिफ्ट में पूछे गए उन सभी 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा एसएससी टायर 1 का पहला शिफ्ट जो है ये बेसिकली कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद एक एग्ज़ाम 27 जुलाई को हुए थे, और उसके बाद हमारा ये जो बेसिकली सेशन चल रहा है जिसमें हम टायर 1 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से एक नए सीरीज़ के साथ स्टार्ट होंगे जिसमें हम किसी और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर का एनालाइज कर रहे होंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ। तो जुड़े रहिएगा गैलेक्सी क्लासेस के साथ। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।